हम इस शहर में कुछ छतरियां ढूंढ रहे थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी ऊंचाई 3 मंजिल है और उनको मंदिर के जैसा बनाया गया है, जिनके शिखर पर आज भी गिद्ध बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो एक नहीं, दो नहीं, पूरी 15 विशाल छतरियां हैं जो एक नदी के किनारे पर स्थित है। अब ना तो वो नदी दिख रही थी और ना ही वो छतरियां। वो कैसी दिखती होंगी, बस यही सब चल रहा था मन में। बड़े बड़े महल दिख रहे थे यहाँ पर, लेकिन छतरियां जैसे कहीं गायब थी, और वो भी इतनी सारी, जिनमें 14 शाही और एक गैर शाही छतरी है। एक गैर शाही छतरी का राज क्या था, वो मुझे जानना था। इन छतरी में एक बात और थी, ये हिंदुओं की छतरी थी, लेकिन इन्हें मुगल शैली में बनाया गया था और इनके शिखर को नागर शैली में। और फाइनली हम सब ढूंढते ढूंढते एक जगह हम जाकर रुकते हैं और वहां पर दिखाई देती हैं ये विशाल छतरियां। एक बार को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं भारत देश में हूँ और ये इतने दिन से कहाँ थी। अब तक मैं इन सबसे दूर था। रात होने को चली थी, लेकिन कुछ समय था हमारे पास इनको देखने का, जिनमें खासकर से ये सारी छतरियां खासकर से पंचायतन शैली में बनाई गई थी और इनके शिखर नागर शैली में। यहाँ की सबसे पुरानी छतरी राजा भारती चंद की थी, जो यहाँ के दूसरे राजा हुए थे, राजा रुद्र प्रताप सिंह के पुत्र, और जो इन सब छतरियों का एक मॉडल डिजाइन बन गया, जिसकी देखा देख सारी छतरियां बनाई जाने लगी। इन छतरियों के आधार, मेहराब और गुंबद, ये सब मुगल स्थापत्य कला की शैली में बने हुए थे। और इनकी जो जाली थी, जिनमें छोटे छोटे छिद्र थे, जिनसे हवा आती थी और प्रकाश भी आता था, और हवा ऐसे आती थी कि वो ठंडी हो जाती थी, वो भी मुगल इस्लामिक कला में बनी हुई थी। इन छतरियों का जो शिखर था, ये ऊपर से पर्वतनुमा ढांचा लगता है, जो ऊपर की ओर पतला होता चला जाता है। यह माउंट मेरू का प्रतीक होता है। और फिर इसके ऊपर एक अमलक लगाया जाता है, जो एक खांचेदार डिस्क होती है, जिसका मेन महत्व होता है पवित्रता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र। यहाँ पर छज्जे बनाए गए थे जो धूप और बारिश से सुरक्षा के लिए थे। और इन छतरियों के अंदर रामायण, महाभारत और युद्ध की स्थितियां दर्शाई गई थी चित्रकला के द्वारा, जिसमें जो चित्रकला उत्पन्न हुई वो बुंदेला चित्रकला थी, जिसको उत्पन्न करने वाले थे केशवराम। अब मैंने जैसे बताया था कि बुंदेल शासकों का नाम, जो शब्द है वंश का नाम, वो बूंद सबसे पड़ा। यहाँ बूंद उस रक्त की बूंद का प्रतीक है जिसे एक राजपूत राजकुमार ने विंध्यवासिनी देवी को अपनी बलि के रूप में अर्पित किया था। 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक बुंदेला शासकों ने अपनी शक्ति का विस्तार किया, परंतु ओरछा की राजधानी बनाने का श्रेय तो रुद्र प्रताप सिंह को जाता है, जिन्होंने गढ़कुंडार से अपनी राजधानी को ओरछा शिफ्ट किया। और फिर ओरछा से ये राजधानी चली गई थी टीकमगढ़, और टीकमगढ़ जाने का श्रेय जाता है मधुकर शाह, जिनका शासनकाल 1554 से लेकर 1592 तक था, जिनके समय में राज मंदिर या राम राजा मंदिर की स्थापना हुई थी उनकी पत्नी के द्वारा। यह आपने बहुत सुना होगा इस किस्से के बारे में, राजा राम के। और इसका तकरीबन 1675 में से सन 1684 के शासन किया था इन्होंने। और मुग़ल बादशाह औरंगजेब 1740 में खिल्लत प्राप्त हुई। उनका निधन 1684 में हुआ और तब उसके बाद इस जगह को बनाया गया। अब मैं इस छतरी में प्रवेश कर रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, तो ये आधार है, ये आधार मुगल शैली में है। और फिर जिस मेहराब से मैं प्रवेश कर रहा हूँ, ये मेहराबें भी मुगल शैली में बनाई गई हैं। और फिर एक कॉरिडोर छोड़ा गया है, चारों तरफ एक गलियारा, जो मंदिर के परिक्रमा मार्ग को दर्शाता है। पंचायतन शैली मंदिर के लिए बनी होती है, लेकिन स्मारकों में बनाई गई। और फिर जब मैं बीच में पहुंचता हूं तो विशाल गुंबद दिखाई देता है, जिसकी ऊंचाई 3 मंजिल की है, और ये भी मुगल शैली में। लेकिन इस गुंबद के ऊपर जो शिखर था, जैसा कि मैंने बताया, वो नागर शैली में था, जो माउंट मेरू का प्रतीक होता है। इस तरीके से इन छतरियों को बनाया गया था। यानी कि 4 दरवाजे हैं और 8 दीवारें बनाई गई हैं। और जितनी भी आप शैली देखेंगे इनके ऊपर बनी हुई, इन स्मारकों के ऊपर, ये शैली बुंदेल शैली का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये जो आले हैं, ऐसे आले आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे भाई। ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन रिप्रेजेंट करता था बुंदेल शैली को। इवन इनमें भित्ति चित्र हुआ करते थे, लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसको पूरी तरीके से पेंट करा दिया गया है। और यहाँ पे हालांकि लाइट की व्यवस्था की गई है। ये जो एरिया है ना, इसे गर्भगृह बोलते हैं, जो बिल्कुल छतरी के नीचे है। और यहाँ से मैं अगर चलूँ तो ये चारों तरफ बरामदे तोड़े गए, बरामदे छोड़े गए, और अंदर एक अकोस्टिक डिज़ाइन बनाया गया है जहाँ पे आपकी आवाज़ गूंजती है, क्योंकि ये जो पत्थर होते हैं
ये मतलब एक तरीके से उसको रिफ्लेक्ट करते हैं आपके साउंड को, और चारों दिशा से इक्वल होने के कारण। तो दोस्तों ये बरामदे छोड़े गए हैं, वर्गाकार इसे बनाया गया, चारों तरफ ऐसे बरामदे, यही सेम शेप सबको दी। हालांकि इसमें ऊपर जाने का रास्ता भी होगा, लेकिन ऊपर जाना अलाउ नहीं है। सीढ़ियाँ बिल्कुल जाती होगी ऊपर शिखर तक, जो नागा शैली में बना हुआ है। और यहीं ये जो बनाया गया ना स्मारक, ये बनाया गया है बेतवा नदी के किनारे। अगर आप सामने देखेंगे ये सुंदर नज़ारा है बेतवा नदी का, जो बहुत विशाल नदी है यहाँ की, और इसमें बोटिंग भी कराई जाती है। आसपास छोटी छतरियाँ भी दिखाई दे रही होंगी आपको, जो समय समय पर बनती रही हैं। यहाँ पर लोग नहाते हैं और बहुत अच्छा टूरिज़्म है यहाँ पर। बहुत एक तरीके से मान लीजिए कि एमपी की अगर शासन की शुरुआत अगर कहीं से हुई थी ना, तो वो यही था, बुंदेल शासन। हालांकि महोबा भी काफ़ी प्रचलित रहा, लेकिन आज प्रेजेंट में ओरछा एमपी में बहुत मायने रखता है। यहाँ पे ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, हमें लगा कि बंद होगी, पर हम जा रहे हैं ऊपर। आ जाओ भाई दिनेश, ताला लग रहा है, दिखा दो दोस्तों, यहाँ पे ताला लग रहा है, ऊपर जाना अलाउ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये स्मारक है, और ऐसे स्मारक हर स्मारक लगभग सेम है। ये जो स्मारक देख रहे हैं ये थोड़ा अलग डिज़ाइन में बना हुआ है। इसका जो ऊपर की जो चोटी है या तो ढह गई है या फिर बनाई नहीं, क्योंकि इसको बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया है। ये छोटे छोटे स्मारक हैं, और ऐसे टोटल कुल मिला के 15 हैं। यहाँ के बहुत अच्छा लगा। हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे जैसे एक छतरी आप देखेंगे उधर है, एक्चुअली में ये एरिया को स्पेशल गार्डन बनाकर और यहाँ पर थोड़ा अलग बनाया है और ये छतरी भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आप देखेंगे ऊपर 1 2 3 मंजिल है बेसिकली, और ये जो 4 कोनों में 4 छतरियाँ बनी हुई हैं, और ऊपर जो देखेंगे ये जो मंदिर का टॉम सा बना हुआ है, एक्चुअली मंदिर नहीं है, स्मारक है, पर ये नागर शैली है। और पूरे जितने भी आले हैं, बरामदे हैं, इवन ये जो मेहराबे होते हैं ना, ये जो शेप देख रहे हैं मेहराबे, ये बुंदेल शैली में है। तो ये पूरा उतारा गया है बुंदेल शैली के अंदर। हाँ, कौन सी वाली देखेगा पता? वो वाली लास्ट वाली, वो छोटी सी वाली जो छतरी है ना भाई, उसको और देख के आते हैं कि एक्चुअल में ये छतरी छोटी क्यों है और ये सब छतरी बड़ी क्यों है। शायद राजवंश का मेरे हिसाब से छोटे बड़े राजाओं का फ़र्क रहा होगा कि जिसका पद ज़्यादा था उसके लिए ज़्यादा बड़ी बनी। नहीं, डिफरेंट नहीं है, बस इसी का छोटा रूप है। बिल्कुल देखो सेम, इसमें चारों कोनों में 4 छतरियाँ हैं ना भाई, उसमें भी चारों कोनों में 4 छतरियाँ ऊपर, लेकिन 1 मंजिल घटा दी गई है, ऊंचाई घटा दी गई है, और ऊपर जो टॉम जो नागर शैली था वो अलग भी डिफरेंट काइंड से बनाया गया है। हो सकता है कि ये जैसे जैसे समय बीता होगा, शासन चेंज होगा, चीज़ें चेंज हुई होगी, वो चीज़ें हैं इसमें। और ये बीच में शिवलिंग रखा हुआ है। हालांकि इस पूरे गार्डन में ये एक तरीके से तालाब था, और इस तालाब में शायद उस समय सुगंधित चीज़ें पड़ी रहती होंगी, जैसे कि कमल की पत्तियों को घेरा जाता था, गुलाब की पत्तियों को घेरा जाता था सुगंध के लिए। उसमें चले, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है भाई। यार वो छतरी है ना, बिल्कुल डिफरेंट है दिनेश, है ना, लेकिन वो बिल्कुल अलग शैली है, वो शैली बिल्कुल अलग है, वो बना ऐसी होगी। चल आजा, तेरे को इसी को दिखाना है, देखते हैं पहले किस राजा की है। यहाँ के जो राजा थे ना भाई, राजा वीर सिंह। हाँ हाँ, यहाँ के भाई राजा थे राजा वीर सिंह। और वीर सिंह वो राजा थे जो जहांगीर के परम मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र। उन्होंने जहांगीर, जब अकबर से उन्होंने थोड़ा सा विद्रोह कर दिया था, तो उन्होंने अपनी एक अलग साम्राज्य बना लिया था। तब उन्हें ऐसे सहायकों की ज़रूरत थी जो उनके साम्राज्य को बढ़ा सकें। और उस समय यहाँ से बुंदेल से हमारे राजा गए थे वीर सिंह, जो उनके सहायक बने। और 1605 में जब जहांगीर का राज तिलक हुआ, जब उनको बादशाह बनाया गया, तो एक तरीके से तब उन्होंने अपने मित्र का बहुत ध्यान रखा, जिन्होंने उनको अपना साम्राज्य फैलाने में बहुत मदद की, वो वीर सिंह थे। और उनको ये ओरछा एरिया, ओरछा में उनको राजा से महाराजा बना दिया। मतलब उनके आगे राजा लगता था, उसके बाद महाराजा लगने लगा। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो वहाँ अपन ने राजा देखा था, और यहाँ लिखा हुआ है महाराजा सावंत सिंह की छतरी।
जिनका शासनकाल 1736 से 1752 में हुआ और इन्हीं के उत्तराधिकारी हुए महाराजा पृथ्वी सिंह के पुत्र थे ये। महाराजा सावन सिंह ओरछा के 14वें राजा थे, यानी कहें बुंदेल शासकों में 14वें राजा थे और ये अंतिम राजा भी थे। 16 से 18वीं शताब्दी तक इन छतरियों का निर्माण होता रहा और ये आखिरी छतरी थी इस कैटेगरी की जो महाराजा सावंत को बनाई गई। सेम चीज़ थी, बस छतरी का साइज छोटा था, बाकी कला बिल्कुल सेम थी। 200 साल में तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है और फिर भी ये बाकी छतरियों से 150 से 200 साल पुरानी थी। तो ये दक्षिण पूर्व कोने में स्थित है और बहुत छोटी छतरी है, क्योंकि समय जब बीता धीरे धीरे तो हो सकता है इसी का निर्माण करा पाए हो। ये भी अष्टकोर में बनी हुई है और वही अकॉस्टिक डिज़ाइन। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो आप जितने भी डिज़ाइन देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये एक्चुअल में बुंदेल जो शैली होती थी उसी को उकेरा गया है। हालांकि इनमें कभी चित्र हुआ करते होंगे और इनको पेंट कर दिया। तो ये जो आले देख रहे हैं ना भाई, ये आले बेसिकली बहुत सुंदर लग रहे हैं। और देखो टॉम कितने ऊपर है, हालांकि इसमें बची हुई है शैली। दिनेश ऊपर वो टॉम को जूम करके दिखाना, इसमें ऊपर वो पेंट जो आप बीच में देख रहे हैं वो बचा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को अब एंड करने का समय आ गया है और यहीं से ये सबसे बड़ी छतरी हमें दिखाई देती है। हालांकि इसकी ऊंचाई थोड़ी कम नज़र आती है, पर चौड़ी जो है मतलब ब्रेड्थ और लेंथ जो है इसकी बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो मिश्रण है हमें कभी कभी मुगल कला का भी लगता है। जितने भी देखो इसमें आले अथाह आले बनाए। हो सकता है इसको कभी दियों से जगमगाया जाता हो। चलिए तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। शाम ओरछा में बिताएंगे, कल सुबह झांसी जाएंगे। राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों देखो, इनको कहा जाता है कि ये जो है ना गिद्ध, ये साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे और ये उन्हीं छत्र में बैठे हैं जिस साम्राज्य में शायद ये रहे होंगे। आई डोंट नो कि कितनी उम्र है इनकी, कितनी नहीं है, पर हाँ इस वक्त गिद्ध बैठे हैं। पूरा जूम करके दिखाओ, बिल्कुल ये फोटो पढ़ाई अबे क्लियर आ रही है। वो देख साइड में जो विंडो, धीरे से रोक के रख, अपना आप क्लियर है। इधर करिए इधर जो तीसरा दिख रहा है उसकी तरफ कोई ना एक गिद्ध है, कुछ हो रहा है। ओए पता ही ना है गिद्ध भाई। दोस्तों ये है वो मंदिर, सबसे खूबसूरत मंदिर जो यहाँ का है। कई हजारों वर्ष पुराना बताते हैं। ये दो पेड़ है कल्पवृक्ष। कहाँ है? एक ये सामने, इसको शायद बताते हैं 11 से 12 ये साल पुराना। कल्पवृक्ष है। हाँ, दिन में देखता है चलेंगे, तो दिन में देख लेंगे, कोई बात नहीं। एक दिन और कर लेंगे भाई को गाइड ड्राइव में। ये दोस्तों ये ओरछा का महल है और आपने इस महल को कहीं देखा है? ये वही महल है जो भूल भुलैया पिक्चर में यूज़ किया गया था। आई थिंक भूल भुलैया 2 थी, क्योंकि मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है अगर मैं सही हूँ तो। रात का समय है, तकरीबन 8:30 बजे हैं और यहाँ पर ये भूल भुलैया पिक्चर इसमें शूट हुई। वाकई में डरावना तो लगता है, नो डाउट।